हम अब स्टार्ट करें OH से, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर CH3 हो गया, CH2 हो गया, नेक्स्ट है OH. OH peak usually split in your depleted H atom constantly exchange or rather H atoms of other atom molecules on any water present. This results in one average peak being produced. ये बहुत important point है, ये भी बहुत multiple questions में past paper में आ चुका हुआ है कि हमारे पास एक single peak क्यों आ रही होती है, ठीक है। चूंकि हमारे पास H atoms constantly exchange हो रहे होते हैं ethanol के दूसरे molecule से भी और water से भी, इस वजह से loss of gain continuously हो रहा होता है। Remember, ethanol water में और ethanol में hydrogen bonding भी रहता है, not just that, it sometimes acts as an acid or a base according to Morgan-Rostand concept, and ये exchanges proton, ठीक है। हो सकता है वो प्रोटॉन लूज कर दे, फिर वो प्रोटॉन गेन कर दे, क्योंकि इस तरह हो रहा होता है, इसलिए हमारे पास एक एवरेज पीक बन रही होती है, ठीक। and that's the reason why this peak is higher in the universe, right? और सिर्फ यही नहीं बल्कि sometimes हमारे पास ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे पास स्टेटिक बॉन्डिंग से पॉजिटिव में जाकर एक और प्रोटॉन की संख्या को एक्सेप्ट कर लेता है, इसी वजह से पीक हायर भी होती है। Okay, let's understand it like this. ये वाला जो H होता है ये लूज हो जाता है because ये very very weakly acidic भी होता है ethanol, और फिर हमारे पास क्या बनता है ये, ठीक है। चूंकि ये प्रोटॉन कंसिस्टेंटली बाकी ethanol मॉलिक्यूल से गेन और लूज हो रहा होता है तो ऐसा होता है। Not to forget कि अगर सिस्टम में सिर्फ ethanol ही है, let's suppose water है ही, तो कोई एक मॉलिक्यूल इस तरह से कन्वर्ट हो रहा होगा तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस हालत में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। अगर कोई प्रोटॉन लूज कर रहा होगा तो प्रोटॉन गेन भी कर रहा होगा। ये रीजन है इसके बड़े होने की, और ये शार्ट सिंगल शार्ट की रीजन जो है वो उसने बताई हुई है एज एवरेज पीक प्रोड्यूस्ड। ये जो आ रही होती है कि हमारे पास हाई रेजोल्यूशन NMR की एक एवरेज पीक होती है OH के लिए, ये हाई रेजोल्यूशन की वजह से, ठीक है। और जो मैंने दूसरी रीजन बताई है टू बी ऑनेस्ट ये आपके लेवल की रीजन नहीं है। इसे बस मैं पूछ रही हूं कि हाई किस वजह से होती है, ये हाई किस वजह से होती है, तो वहां पे क्यों नहीं हाई लो रेजोल्यूशन, वो लो रेजोल्यूशन है, वो बहुत कुछ रीड करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर कैपेबिलिटी है, लो और हाई रेजोल्यूशन में यही डिफरेंस है कि हम बहुत कुछ रीड नहीं कर पाते हैं। पीक्स की सिर्फ डिविजन नहीं है एक वाला चीज जो हाई और लो रेजोल्यूशन के फर्क में आती है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस इज द इजियर फॉर्म वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड है एवरीवन, हम सिर्फ इसकी इजी चीज पढ़ेंगे, ठीक। अब हमारे पास एक और टेबल भी है 29.2 जो हमारे पास रिलेटिव इंटेंसिटीज या डिस्ट्रीब्यूशन स्प्लिटिंग पैटर्न पे दिखाएगा, जो कि आपको आगे आने भी हैं, हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाले हैं, सॉरी हाँ ये वाला, ठीक है। एक पीक सिंगलेट है इस तरह की आएगी, दो पीक्स डबलेट होती हैं इस तरह की आएगी, थ्री पीक्स ट्रिपलेट होती हैं इस तरह की आएगी, और फोर पीक्स क्वाड्रेट होती हैं इस तरह की आएगी। इनमें इसने रेशियोज भी इंपोर्ट की हुई हैं कि रिलेटिव इंटेंसिटी में क्या होती है। लेट मी रीड दिस सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर व्यू, ठीक। ये देखिए अब हमारे पास सिंगल डिस्टेंस बता दिया, रिलेटिव इंटेंसिटी स्प्लिटिंग फैक्टर में 1 है, हमारे पास ये ही रहेगा 1:1 में इक्वली हाइटेड पीक्स है। 1:2:1 का मतलब होता है कि दो पीक्स जो है साइड वाली 1 1 की वो छोटी है, सेंटर वाली पीक 2 होने का मतलब है कि एरिया अंडर द पीक डबल हो गया। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया अंडर द पीक, ठीक है इस केस में। और फोर पीक्स जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, 1:3:1 होते हैं, इससे ट्रिपल साइज होती है। आप नोटिस करेंगे 2 में ये साइड वाली पीक्स बड़ी है तो ये इसके डबल लग रहा है, ये इसके ट्रिपल लग रहा है, सही क्लियर है। ये देख हमारे पास n1+1 रूल के हिसाब से स्प्लिट पैटर्न बताएं एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम, जी हाँ कोशिश करते हैं सिंपल रखें, ठीक है। एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम्स की काम हमें पता चल गई, हमारे पास CH3 केस होगा तो सही है, और उसके बाद हमारे पास n1 n+1 रूट भी हो गया,
उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी भी होगी, और एनएमआर स्पेक्ट्रम पे हमारे पास किस तरह का पीक स्प्लिटिंग पैटर्न होगा हमें वो भी पता चल गया। ठीक, हम फिर स्टेप्स कर लेते हैं समझने के लिए। हम ये करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे। अब आपको कोई स्टेप वाइज प्रोसीजर बता रहा है, अगर आप इस स्टेप वाइज प्रोसीजर से चलेंगे तो अच्छा करेंगे। टिप्स और ट्रिक्स अपने पास रखें, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी गो थ्रू एवरी स्टेप ताकि आपको आइडिया रहे। केमिकल शिफ्ट, ये केमिकल शिफ्ट के लिए सिंबल था। केमिकल शिफ्ट वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी एनवायरनमेंट इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का, जो कि हर पीक पे प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी जो पीक 0 पे है वो टीएमएस की पीक है, और उसे रेफरेंस पीक के तौर पर कंसीडर करते हैं, उसे हम केमिकल शिफ्ट्स की पीक के अंदर शामिल नहीं करते। जिस तरह वहां पर आप सबसे पहला काम नंबर ऑफ पीक्स से करते थे, ऐसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आपके पास पीक्स कितनी है, उसमें से जो 0 वाली पीक हो उसे एक तरफ निकाल दें, वो आपके स्टैंडर्ड रेफरेंस की पीक है, उसे आप अपने कंक्लूजन्स के अंदर शामिल नहीं करेंगे। पहला स्टेप वैसे का वैसा है, कोई फर्क नहीं है। दूसरे स्टेप में आपने रिलेटिव एरिया अंडर द पीक डिटरमाइन करना है, ये देखने के लिए कि कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये वहां पर भी किया था आपने लो रेजोल्यूशन में। पीक ऊंची है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, दरमियानी है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, नीची है तो 1 हाइड्रोजन होगा, इस तरतीब से वही काम आप यहाँ पर भी कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं तो वो पूछ ले। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 हमने अप्लाई करना है, ये अब डिफरेंट है वहां से। क्या n+1 रूल अप्लाई करना है स्प्लिटिंग पैटर्न्स को देखने के लिए कि प्रोटॉन्स जो हैं एडजेसेंट कार्बन आइटम में अननोन मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे। अब हम अननोन मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, तो हमें हर दफा पहले से इस तरह की कोई एग्जांपल लिखी हुई मिलना जरूरी नहीं है, हमें स्प्लिटिंग पैटर्न के हिसाब से देखना होगा। ठीक है, तो अगर ये देखिए बिल्कुल ये 4 है, तो इसका क्या मतलब है कि 7 वाले एटम पे 3 हाइड्रोजन है। अगर ये 3 है तो इसका मतलब है 7 वाला जो कार्बन एटम है उसके ऊपर 2 है, n+1 रूल के हिसाब से। तो स्टेप नंबर 3 में हम ये किया करेंगे, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि 7 वाले कार्बन एटम पर कितने प्रोटॉन्स हो सकते हैं। सही, तो हर कोई अपने नेबर्स के हिसाब से पूरे मॉलिक्यूल का बहुत अच्छा आइडिया दिया करेगा। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि अननोन मॉलिक्यूल कौन सा है। ठीक, याद रखिए एक ही तरह से है तो ये ऑलमोस्ट एक ही तरह से है। हम डिटरमिन जब करते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को हाई रेजोल्यूशन में, तो हम इसी तरह करते हैं -1 वाले। देखिए ये 2H और 3H के लिए बता रहा है, ठीक है, और इसका स्प्लिटिंग पैटर्न इसको कंफर्म और इसका स्प्लिटिंग पैटर्न इसको कंफर्म कर रहा है। हाँ, आसान है इसलिए आपको स्टेप 2 और 3 जैसे लग रहे हैं, जरूरी नहीं है जैसे लेटर ऑन दे माइट कॉन्ट्रडिक्ट। ठीक है, आपकी बुक में नहीं होगा। कैसे क्या मतलब इतना हमारे बुक में नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, आपकी बुक में सिंपल है तो इस वजह से आप इतना इसे आसान ले रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा इतना ये आसान होता नहीं है, प्लस ये कॉन्फर्मेशन करना जरूरी होता है। नंबर 1। नंबर 2, कॉन्ट्रडिक्शन तब भी आ सकता है जब आपके पास एनवायरनमेंट में जो ना जैसे कि ये केस है, ठीक है, एनवायरनमेंट दो साइड की वजह से बनना, एक साइड की वजह से ना बनना, ठीक है ना, तब भी ऐसा हो सकता है। सही, एग्जांपल्स देखेंगे आपको आइडिया होगा कि स्टेप 2 और 3 इकट्ठा किया तो जा सकता है, बट नॉट इन एवरी केस। सही, स्टेप 4 में उसकी इंफॉर्मेशन पुट करें और कर लें। हम एक वर्कड एग्जांपल करते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, हमारे पास एक एस्टर है जो कि सॉल्वेंट में ग्रुप के तौर पर दिया जा रहा है। एस्टर का नाम लेते ही हमारी बुक क्या कर रही है कि आसान काम कर रही है, आपको स्लाइट आइडिया अभी भी दे रही है। ठीक है, तो एस्टर है जो कि सॉल्वेंट के तौर पे ग्रुप में यूज हो रहा है, जिसका एनएमआर हमारे पास दिया हुआ है। सही, स्टेप 1 से 4 तक सारे स्टेप्स करें। स्टेप 1, ये 0 पर टीएमएस की पीक है, बाकी 1 2 3। ठीक है, 3 मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट्स हैं। सही, ये चीज क्लियर होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट्स का मतलब है हमारे पास 3 जगह पे हाइड्रोजन होंगे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको आइडिया अच्छे से देना चाहता हूँ, आप एक स्ट्रक्चर ज़हन में रख लें। एस्टर क्या होता है? एस्टर ग्रुप होता है COO, राइट, जो कि सेंटर में होता है, ठीक है, और जिसके दोनों तरफ कार्बन चेंज होती है। ये चीज पता है ना, ये होता है एस्टर ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O,
सी के साथ भी पॉइंटर हो सकता है, इधर भी आर होता है, इधर भी आर होता है, ठीक है। क्या चांसेस होंगे, या तो इस आर के अंदर दो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक है सिर्फ, सही, या फिर वैसे वर्षा है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। इसके अंदर या फिर इस तरह से हो कि CH2 CH3 टाइप हो, या इसके अंदर और ये CH3 हो, या इससे ऑपोजिट। क्लियर, ये चीज तो समझ आती है ना? ओके गुड। सो हमारे पास इस हिसाब से डिस्कस होना है। अब नोटिस करें, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सिंगल शार्प पीक, लेकिन ऊंची है पीक तो एक से ज्यादा हाइट में जाती है, ये भी, ये भी, सही। अब समझ आया कितना कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, इससे आइडिया हुआ, ठीक है। बहुत घुमा देने वाला भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नंबर ऑफ पीक्स या डिविजन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। बहरहाल हम इसे देखकर चलते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टेप 1, आइडेंटिफाई करें पॉसिबिलिटीज 3 मेजर पीक्स की जो पेयर करती हैं 1.3 पर, 1.9 पर और 4.1 पर। टेबल 29.1 हम यूज करेंगे इस पर्पस के लिए, निकालने टेबल 29.1, अपने सामने टेबल 29.1 रखते हैं, ठीक है। या बेशक आप इस डायग्राम पर भी रह सकते हैं। 1.3 हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, RCH3P या RCH2RP, जैसे RCH2R 1.2 1.4 तक इसकी है, हाँ, और RCH3 भी है, ठीक है। तो 0.7 और 1.6 तक होती है RCH, हाँ, तो 1.3 उसके दरमियान आता है स्ट्रिंग। हमने नंबर निकाल लिया, यहाँ से आप अंदाजे से 1.3 निकालिए, इसके सेंटर से आएंगे, जो कि बड़ी है ना इसके नीचे तक, ठीक। ये देखिए यूं करके ना, एक यूं, ठीक है, यूं और यूं, ऐसे कर देंगे, ठीक। ये मैंने हर टेबल ड्रॉ कर दिया शायद, हाँ यूं आ रहा है, तो ये यूं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 पे है या 1.9 पे, ठीक है। मैंने 1.9 बताया हुआ, हम उसी तरह से कंसीडर करते हैं। 1.9 में RCH की ऑप्शन है, CH3CO की ऑप्शन है, RCH2CO की ऑप्शन है, R2CHCO की ऑप्शन है, जो कि सारे के लिए बनती है, नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। 4.1 OCH3 की ऑप्शन है, OCH2R की ऑप्शन है और OCHR2 की ऑप्शन है, जो भी इस सारे के लिए बनती है। OCH3 भी हो सकता है, OCH2R भी हो सकता है और O समथिंग भी हो सकता है, ठीक। अब हम यूज करेंगे रिलेटिव नंबर्स हर टाइप की पीक के प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको नोट करते हैं वर्क एग्जांपल में, ठीक। हमारे पास उसी तरतीब से कंसीडर करेंगे स्टेप 2, 1.3 के केस में लेबल्ड है 3H, तो ये RCH3 हो सकता है, ठीक। ये क्लियर हो गया? सर वो एक सिंगल पीक है, तो वो 3H क्यों है? एक सिंगल पीक है, वो 3H क्यों है? उसने हमारे ऑलरेडी लेबल किया हुआ, अगर वो आपके लिए आसान कर रहे हैं लेबलिंग, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि हमने ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि पास जब हमारे पास एवरेज पीक आती है, एक, दो, हो सकता है उसके नेबरिंग में कोई और कार्बन हो ही ना जिसके ऊपर प्रोटॉन हो, इसमें क्या आंसर नहीं, दैट्स द पॉइंट। एस्टी है तो दूसरे के ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर अगर है भी तो उसमें प्रोटॉन नहीं है। नोटिस कर, मैं एक बात समझा रहा हूं, छोटी सी आप लेकर, लेट्स सपोज ये CH3 है, इसके साथ नेबरिंग में कोई प्रोटॉन है, कार्बन है, मैं मानता हूं ये वाला कार्बन है, इसमें कोई प्रोटॉन है नहीं ना, ठीक, सही। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पर जो R है वो R क्या हो सकता है? R में ये वाला सारा ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड O R, मतलब या फिर सिर्फ अल्काइल ग्रुप हो गया, R सिर्फ अल्काइल ग्रुप होता है। देखिए अब मैं एक और बात भी समझा देता हूं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये R हो सकता है वो वाला, इसके एक तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और दूसरी तरफ R है CH3,
फर्स्ट वाले की बात करें तो वो आप वो वाला 1.3 वाले की बात होगा कर रहे हैं ना, तो लास्ट वाला CH3 होगा ना, उसके साथ R आएगा। हाँ तो उस R में ये साथ उसमें जो आता है तो इसको भी हम फिर R में काउंट कर लेते हैं। मतलब एस्टर वो सारा कुछ क्या आता है खुलकर बात करें तो समझ आए, वो सब मुझे समझ नहीं आता। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप को आप वो कह रहे हैं NCAA। आप इसकी बात करें कि इसकी बात करें, क्योंकि मैं इसकी रीजनिंग लगाया तो मैं इसकी रीजनिंग लगाया करूंगा इसकी, ठीक है। लेकिन उसमें तो R नहीं लगा हुआ ना, ये R तो नहीं है। सर इसको नंबरिंग दे दे, मैं ऐसे बताती हूँ आपको। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप जो है एस्टर का ये मिडिल वाला R नहीं है। सर अब जिस हमने हाथ रखा है ना, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके साथ जो अटैच हुआ है तो R तो नहीं है ना। हाँ R नहीं है। मैं लाइक वो लास्ट वाले CH3 की बात कर रही हूँ। लास्ट वाले CH3 की आप बात करें किसकी? इसे क्या हुआ? लाइट चली गई है तो स्क्रीन क्यों ऑफ है अभी तक? लाइट चली गई है सर, ऑफ हो गया। ये ऑफ हो गया। हाँ ऑफ हो गया। चलिए बुक से देखकर बात कर लेते हैं। हाँ क्या बात कर रहे थे आप? वो वाला जो हमारे पास वो वाला स्ट्रक्चर था जी, उसमें CH2 की बात हो रही है, CH3 की बात हो रही है? CH3 की बात हो रही है। उस CH3 के साथ R है तो सही, CH2 R है, ठीक है ना। CH2 भी अल्काइल ग्रुप का हिस्सा ही है, लेकिन कुड भी, अभी भी हम मे बी के चांस में रख रहे हैं, अभी ये समझ आएगा। यही चीज कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है ना। और यही NMR का कंफ्यूजिंग पार्ट है कि आप उसे पॉसिबिलिटी के तौर पे तो डिस्कस करते हैं, लेकिन बाद में उसी पॉसिबिलिटी को निगेट भी कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ये पॉसिबिलिटी को दिमाग को नहीं लग रही होगी, ठीक है ना, आपको लग रहा होगा ये गलत है। ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं जो शुरू में हमें गलत लग रही होती हैं, लेकिन हम उसे चांस की बना पे कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक। इस वजह से 1.3 लेबल्ड 3H है तो ये RCH3 हो सकता है। उसने H's बोल्ड किए हुए हैं ताकि वो अपनी बात को क्लैरिफाई कर सके। 1.9 भी लेबल्ड 3H है तो ये CH3CO हो सकता है। और इसी तरह से हमारे पास 4.1 लेबल 2H है तो ये OCH2R हो सकता है। स्टेप 3, इन्हें कंफर्म भी करना है, सिर्फ सोच लेना ना काफी है, ठीक है। इन्हें कंफर्म करना है। कैसे? हमारे पास अप्लाई करना है N+1 रूल, स्प्लिटिंग पैटर्न्स कंफर्म करने हैं, ठीक है। लेबल्ड 3H पहले वाला 1.3 वाला है, वो स्प्लिट हुआ हुआ ट्रिपलेट में RCH3 नेक्स्ट टू C है जो कि 2H एटम्स के साथ बॉन्डेड है, सो 2 + 1 3, ठीक। ये चूंकि R के साथ ना इसलिए मतलब वहां पर पीक्स नहीं दिख रही, हम सिर्फ 3H के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ हम नेबरिंग एटम्स के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक। यानी कि हाइट और नेबरिंग एटम्स, अगर 3H इस तरह H की ना अमाउंट लिखी है तो फिर उन्होंने पीक शो की नहीं होंगी। हाँ मतलब फिर हम पीक्स लेके अंदाजा लगाएंगे कि हाँ, लेकिन अमूमन वो 2HCH लिख देते हैं, ऐसा नहीं करते, कर देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आसान कर रहे हैं ना आपके लिए, असल में नहीं लिखा होता 2HCH, ठीक है, 2H3H, लेकिन आपके लिए वो इतनी यूज कर रहे हैं, सही। अच्छा 1.3 वाला लेबल 3H है, स्प्लिट है एक ट्रिपलेट के अंदर, ठीक है। 1.3 वाले के ऊपर ट्रिपलेट नजर आती है, नजर आ रही है, ठीक है, नजर आ रही है ना ट्रिपलेट। उस ट्रिपलेट का मतलब ये है कि साथ वाले कार्बन पे 2 एटम्स हैं। इसका मतलब है ये एक ऐसा CH3 है जो CH2 के साथ कंबाइन हुआ है, सही। 1.9 पे आते हैं, ये भी लेबल्ड 3H है लेकिन ये सिंगलेट है, ठीक है। इसके अंदर अपने अंदर तो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन सिंगलेट इसलिए क्योंकि इसके साथ वाले हाइड कार्बन एटम पे कोई भी चीज नहीं है, ये CO के साथ जुड़ा हुआ है। 1.9 वाले की स्टेप 3 1.9, ये सर यहाँ से जो पीक्स है इसमें मिडिल वाले की बात हो रही है। हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमें तो बस है। एक है हमारे पास ये क्वार्टेट है ना, यस सर क्वार्टेट, ठीक है, और इसको किया हुआ 2H, ये है 4.1 पे, सही। मैं ड्रॉ करता चला जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास एक सिंगल पीक है जिसे इसने 3H के तौर पे किया हुआ है और ये है 1.9 पे, राइट।
उसके बाद हमारे पास एक ट्रिपलेट है इस तरह का, और ये इसमें लिखा हुआ है 1.3 है। ये जो ट्रिपलेट है ये एक ऐसा CH3 है जिसके साथ CH2 है, तो ये चूंकि 2 है, 2 + 1 के हिसाब से ये 3 है। इसके ऊपर लिखा भी 3H हुआ, यानी इसके अपने अंदर 3H है, लेकिन साथ वाले नेबरिंग में 2 है। तो ये वाला इस वाले की हम बात करें, मुझे लगा कि बेटा वाली पीक डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये वाली सही। अब ये वाली जो पीक है ये बेसिकली CH3CO की पीक है। इसके अपने अंदर 3H है, ठीक है, उसने इसे भी 3H के हिसाब से लिखा हुआ था, इसे भी 3H के हिसाब से लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसके साथ वाले कार्बन के ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है, तो 0 + 1 के रूल के हिसाब से ये 1 ही रहेगा, इसलिए सिंगलेट है। ठीक, इसी की मैं पहले भी बात कर रहा था, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि आप इसका पूछ रहे हैं या इसका पूछ रहे हैं, तो मैंने आंसर इसका दे दिया, वो मुझे बाद में पता चला कि आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाला है, सही, इसके बारे में क्या है, इसके ऊपर उसने लिखा हुआ 2H, इसका मतलब है इसके अपने अंदर 2H है, ये तो कंफर्म हो गया, तो ये CH2 है, ये CH3 CH2 वाला ये वाली चीज है, ठीक है, और इसके नेबरिंग में कितना है 3, तो 3 + 1 = 4, तो इसके ऊपर क्वार्टर है, ठीक है क्या, ये चीज क्लियर है, एक मिनट से बस ये चीज क्लियर होगी। इस तरह से हमारे पास 3H का मतलब है उसके अंदर अपने अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 3H 3H2, यानी इसके अंदर अपने अंदर भी 3 है 3 है 3 है, इसके नेबर में 2 हैं, तो 2 + 1 इसका ट्रिपलेट आया, इसके नेबर में कोई नहीं है, तो 0 + 1 इसका सिंगलेट आया, इसके नेबर में कितने हैं 3 हैं, ठीक है, तो 3 + 1 इसका क्वार्टेट आया। ऊपर का नंबर इसके अपने हाइड्रोजन है, जो इसकी स्प्लिटिंग पैटर्न है, यानी कि ये जो स्प्लिट हुई पीक है ये इसके नेबर को बता रही है, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये आसान है, अगर ऊपर लिखा आ रहा हो 3H2H वगैरह, इस तरह से हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है उसके अपने अंदर कितने प्रोटॉन हैं, और पीक की डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्लिटिंग पैटर्न को देखकर हमें ये अंदाजा हो जाता है कि साथ वाले भी कितने वाले हैं, तो हमें पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है। तो ऐसा हो क्या हो गया, ये CH3CO हो गया, आगे O लगा के C2CH3, इस CH3 के लिए इस CH2 के लिए ये पीक, और जो सेपरेट था उसके लिए ये वाली पीक, ठीक है ना। तो इस CH3 के लिए 1.3, इस CH2 के लिए 4.1 और इस CH3 के लिए 1.9, ये बात